एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आप अपने रूममेट के साथ रह रहे हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, और फिर अचानक से आपका रूममेट अपने हिस्से के बर्तन धोना बंद कर देता है। शुरू शुरू में तो लगता है कि चलो कोई नहीं, कर लेंगे, लेकिन देखते ही देखते सिंक बर्तनों से भर जाता है। अब ये सुनने में तो छोटी सी बात लगती है, पर असल में ये एक बहुत बड़ी और फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है, जिसका हम सब सामना करते हैं: सामाजिक सहयोग का टूट जाना। और अब एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। क्या बर्तन धो देने चाहिए, ये जानते हुए कि हो सकता है ये आदत बन जाए और आपका फायदा उठाया जाने लगे, या फिर उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए और एक गंदे अपार्टमेंट और खराब होते रिश्ते का रिस्क लेना चाहिए? दोनों ही ऑप्शंस में कुछ न कुछ नुकसान तो है ना? तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। बात सिर्फ बर्तनों की नहीं है। ये प्रॉब्लम असल में एक ऐसे विज्ञान का हिस्सा है जिसे खास तौर पर ऐसी ही सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, और उसका नाम है गेम थ्योरी। ये सोशल सिचुएशंस में स्ट्रैटेजी की साइंस है। ये समझने में हमारी मदद करती है कि जब हमारे नतीजे दूसरों के फैसलों पर निर्भर करते हैं, तो हमारा सबसे अच्छा मूव क्या हो सकता है। गेम थ्योरी में हम इंटरैक्शंस को दो मेन कैटेगरी में देखते हैं। एक होते हैं कोऑपरेटिव गेम्स, जहां सब एक ही टीम में है, मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे रूममेट्स को होना चाहिए, सही कहा ना? और फिर आते हैं नॉन कोऑपरेटिव गेम्स, जहां हर कोई अपने फायदे के लिए खेल रहा है। असल जिंदगी में हम भले ही उम्मीद सहयोग की करें, लेकिन ये नॉन कोऑपरेटिव सिचुएशंस कई ज्यादा कॉमन है। अच्छा, ये समझना काफी दिलचस्प है कि जब भविष्य में कोई लेना देना ना हो तो क्या होता है। गोल्डन बॉल्स जैसे गेम शोज को देखिए, जहां कंटेस्टेंट्स सिर्फ एक बार मिलते हैं। यहाँ सबसे लॉजिकल मूव अक्सर अपने कॉम्पिटिटर को धोखा देना होता है। सोचिए, अगर वो सहयोग करते हैं तो आप धोखा देकर सब कुछ जीत सकते हैं, और अगर वो धोखा देते हैं तो आप भी धोखा देकर कम से कम बराबरी पर तो रह ही सकते हैं। और बस यही सबसे बड़ा फर्क आ जाता है। हमारी असल जिंदगी कोई वन टाइम गेम शो नहीं है। हम उन्हीं कलीग्स, दोस्तों और परिवार वालों से बार बार मिलते हैं। हमारे हर एक्शन का एक नतीजा होता है। हमारी रेप्यूटेशन मैटर करती है, और हमारे रिश्तों का एक लंबा भविष्य होता है। ये गेम कभी खत्म नहीं होता। तो ये बात हमें हमारे सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। जब बातचीत लगातार चलती रहती है, तो जीतने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? क्या हमेशा अच्छा बने रहने में फायदा है, या हमेशा सख्त रहना चाहिए, या फिर कुछ और ही है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए रॉबर्ट एक्सेलरॉड नाम के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स से कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने को कहा, हर प्रोग्राम अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ। फिर उन्होंने इन सभी प्रोग्राम्स को एक वर्चुअल टूर्नामेंट में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ा दिया, ये देखने के लिए कि आखिर जीता कौन है। इस टूर्नामेंट के रूल्स काफी सीधे थे, जो प्रिजनर्स डिलेमा नाम की एक क्लासिक गेम थियोरी प्रॉब्लम पर बेस्ड थे। देखिए, अगर दोनों प्रोग्राम सहयोग करते तो दोनों को मिलते 3 पॉइंट्स। अगर एक धोखा देता और दूसरा सहयोग करता, तो धोखेबाज को 5 और सहयोगी को 0 पॉइंट्स मिलते। और अगर दोनों ही धोखा देते, तो दोनों को मिलता सिर्फ 1 पॉइंट। यहाँ गोल हर गेम जीतना नहीं था, बल्कि ओवरऑल सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करना था। और इस टूर्नामेंट में हर तरह के कंटेस्टेंट्स थे। कुछ बहुत चालाक थे, जो हमेशा अपने सामने वाले का फायदा उठाने की फिराक में रहते थे। कुछ शुरू से ही बहुत एग्रेसिव थे। कुछ तो इतने रैंडम थे कि कुछ भी कर देते थे। और कुछ बहुत ही सीधे साधे थे। मतलब ये स्ट्रैटेजीज का एक असली मुकाबला। और जब नतीजे आए तो वो बेहद चौंकाने वाले थे। सबको, यहाँ तक कि एक्सेलरोड को भी यही उम्मीद थी कि कोई चालाक या अग्रेसिव प्रोग्राम ही जीतेगा। लेकिन विनर वो सबमिट की गई सबसे सिंपल स्ट्रैटेजीज में से एक थी। इसने सच में सबको हैरान कर दिया। उस स्ट्रैटेजी का नाम था टिट फॉर टैट। जैसा कि एक्सेलरॉड ने खुद लिखा, टिट फॉर टैट की शानदार सफलता इसके अच्छा, जवाबी, क्षमाशील और स्पष्ट होने के कॉम्बिनेशन से आई है। ये कोई कॉम्प्लेक्स या चालाकी भरी स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि ये कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स पर बनी थी जो हैरान करने वाले ढंग से पावरफुल साबित हो। तो ये काम कैसे करती है? ये बेहद ही सिंपल है। टिट फॉर टैट हमेशा कोऑपरेशन से शुरू करता है। मतलब ये हमेशा पहले अच्छा बनता है, और उसके बाद ये बस वही करता है जो इसके अपोनेंट ने अपने पिछले मूव में किया था। अगर ओपोनेंट सहयोग करता है तो ये भी सहयोग करता है। अगर ओपोनेंट धोखा देता है तो ये भी तुरंत धोखा देता है।
और यही इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। टिट फॉर टैट ने कभी भी किसी एक अपोनेंट को आमने सामने की गेम में नहीं हराया। ये या तो ड्रॉ करता था या हार जाता था, क्योंकि ये कभी भी धोखा देने में पहल नहीं करता था। लेकिन ये कभी भी बुरी तरह से नहीं हारा। इसने लगातार आपसी सहयोग के जरिए पॉइंट्स बटोरे और इसी वजह से इसने पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीत लिया। तो चलिए इन 4 क्वालिटीज को समझते हैं। ये अच्छा है क्योंकि ये कभी भी लड़ाई शुरू नहीं करता। ये जवाबी है, मतलब इसे आसानी से कोई दबा नहीं सकता। ये धोखे का तुरंत जवाब देता है। ये क्षमाशील है, यानी ये मन में कुछ नहीं रखता और सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहता है। और ये स्पष्ट है ताकि दूसरा प्लेयर आसानी से समझ जाए कि भलाई सहयोग करने में ही है। तो इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि लॉन्ग टर्म में सक्सेस का मतलब हर छोटी मोटी लड़ाई जीतना नहीं होता। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर कीमत पर जीतने की कोशिश करती है, वो अक्सर दूसरों को अपना दुश्मन बना लेती है और आखिर में हार जाती है। असली जीत आपसी फायदे और सहयोग से मिलती है, न कि लगातार लड़ाई झगड़े से। तो चलिए अपनी बर्तनों वाली प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। टिट फॉर टैट हमें इस कंफ्यूजन का एक साफ साफ सोल्यूशन देता है। सहयोग से शुरू करें, यानी अपने हिस्से के बर्तन धो दें। लेकिन अगर आपका रूममेट धोखा देता है, मतलब अपने हिस्से के बर्तन नहीं धोता, तो तुरंत जवाब दें और उनके बर्तन न धोएं। और जैसे ही वो फिर से सहयोग करना शुरू करें, उन्हें माफ कर दें और नॉर्मल रूटीन पर लौट आएं। मतलब अच्छे बने, लेकिन किसी को अपना फायदा न उठाने दें। आखिर में गेम थियरी हमें यही सिखाती है कि हमारी हर बातचीत स्ट्रेटेजिक चॉइसेस से भरी है। हम सहयोग कर सकते हैं या धोखा दे सकते हैं, और हमारे हर फैसले का एक नतीजा होता है। ये खेल कभी खत्म नहीं होता और हर बातचीत एक नया मौका है। तो सवाल ये है कि आपका अगला कदम क्या होगा?